हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कंप्लीट की जा रही है, जो कि जून 2024 की है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपके मेजर टॉपिक जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमी, फिर इसके बाद आता है आपका सुरक्षा। सुरक्षा के बाद टॉपिक आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण के बाद आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मतलब कि इसके जो सोशल इशू एक और आता है आपका सोशल इशू। तो देखा जाए तो आपके 6 मेजर टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। आज जो हमारा टॉपिक है वो आता है भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पढ़ने के पहले आपको बता दें कि इस मैगजीन का ये आपका 7वां टॉपिक है। इसके बाद आपका जो 8वां और 9वां टॉपिक है, मतलब कि आपका संस्कृति का टॉपिक रहेगा, और जो आपका नीति शास्त्र का और सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में जो भी टॉपिक है, उनको आपका जो लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद आपका लास्ट ही लेक्चर रहेगा इस मैगजीन का, तो उसमें ये सब चीजें एक में कंप्लीट करा देंगे। चलिए, तो अब हमारा जो आज का टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। तो उसमें एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। पहला तो टॉपिक आप पढ़ेंगे क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूसरा पढ़ेंगे आउटर स्पेस गवर्नेंस, तीसरा आएगा ट्रांसफैट उन्मूलन, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा नया क्रिस्पर या Cas9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म, भारत में डीप टेक स्टार्टअप के बारे में, अल्फा फोल्ड 3 के बारे में, खाद्य संरक्षण के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां, दक्ष परियोजना के बारे में, फिर आता है तृष्णा यानी कि इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन के बारे में, अर्थ केयर मिशन के बारे में, फिर आता है सिम्बियोटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी कि IHR 2015 में संशोधन जिस तरीके से हुआ है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर WHO ने पहला निवेश राउंड शुरू किया है उसके बारे में, फिर फार्मास्यूटिकल बायोफार्मास्यूटिकल आपका अलायंस के बारे में, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और जंपिंग जीन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये आपके मेजर टॉपिक है। इनके अंतर्गत आपके एक एक करके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर संक्षिप्त सुर्खियों को। चलिए, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी PDF आपको मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अब आता है हमारा आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक आता है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है आपका कि सुर्खियों में आखिर क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बात की जाए तो क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी सुर्खियों में क्यों रही, क्योंकि अगर कोई चीज सुर्खियों में रही है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहले तो रीजन, क्योंकि अगर अगर प्रेजेंट में कोई भी टेक्नोलॉजी हुई या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड वो हाल ही में मुद्दा बना हुआ है, तो उसमें आपको इसके पीछे ये रीजन देखना है कि आखिर क्या वजह है कि जिसके कारण ये आपका सुर्खियों में है। तो उसका रीजन तो ये है कि आपका एक तो इसमें 100 वर्ष पूरे किए हैं, उसके कारण ये आपका सुर्खियों में है। 100 वर्ष पूरे किए हैं तो इसके संदर्भ में आपका पॉइंट उठकर आता है कि आपका इसका शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुई, किस टाइम पर इसका शुरुआत हुई, किस रीजन की वजह से इसकी शुरुआत की गई, इसमें कौन कौन सी इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या उपयोग होता है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो इसके संदर्भ में आपके जितने भी मेजर टॉपिक रहेंगे उनके और इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि इसका उद्देश्य पहले क्या था, प्रेजेंट में किस तरीके से इसका उद्देश्य 100 वर्ष में, मतलब कि 100 वर्ष जो पूरे किए हैं, तो इसका 100 वर्ष का एक आकलन रिपोर्ट के तौर पर देखा जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, कि उस टाइम जब इसका गठन किया गया था कब तब किस तरीके से कार्य करती थी, प्रेजेंट में इसमें क्या क्या एड ऑन हुआ है। तो इसी तरीके से ये आपकी कुछ कुछ चीजें रहती हैं, तो उनको आपको देखना होता है। तो इसमें आपका जो टॉपिक आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये वर्ष घोषित किया गया है, मतलब कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने ये वर्ष ही आखिर घोषित कर दिया है। अब वर्ष घोषित किया है तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है, तो ये आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि वर्ष 2025 में क्वांटम यांत्रिकी प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में चुना गया है। और किसके द्वारा चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जर्मन भौतिकी विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग के एक प्रसिद्ध शोध पत्र ने प्रकाशित किया था, जिसके कारण क्वांटम यांत्रिकी नामक परिघटना की खोज हुई थी। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बुनियादी विज्ञान और विज्ञान शिक्षा में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करना है। तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है कि जो बुनियादी विज्ञान है और विज्ञान में शिक्षा को राष्ट्रीय क्षमताओं को इसकी मजबूत करना है, जो कि आपके भौतिक ब्रह्मांड के बारे में,
हमारे बढ़ते ज्ञान और समझ में क्वांटम विज्ञान के योगदान पर प्रकाश डालता है। साथ ही संधारणीय समाधान विकसित करने में क्वांटम विज्ञान की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। तो इसके संदर्भ में इसके प्रमुख तथ्य होते हैं। चलिए तो इससे रिलेटेड आप इसके उपयोग, प्रमुख उपयोग के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख उपयोग के बारे में जानने के पहले ये आपका एक फैक्चुअल आता है कि भौतिकी में क्वांटम जो होता है, किसी भी भौतिकी गुण की सबसे छोटी पृथक या यूनिट या इकाई होती है। यह आमतौर पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे परमाणु या युग परमाणु कणों के गुणों को संदर्भित करती है। तो ये आपको एक बेसिक जानकारी दी गई है कि जो भौतिकी में क्वांटम का जो एक उपयोगिता देखी जाए, तो ये एक तरीके से किसी भी भौतिक गुण की सबसे छोटी एक पृथक यूनिट होती है। और यह यूनिट जो होती है खासतौर पर आपके इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, ऐसे परमाणु और परमाणु कणों के गुणों को संदर्भित करती है। तो ये आपको एक बेसिक जानकारी रखनी है। अब आते हैं कि क्वांटम मैकेनिज्म और इसकी उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिज्म और इसकी उपयोगिता के संदर्भ में बात की जाए तो क्वांटम यांत्रिकी यह बताती है कि कैसे अत्यंत छोटे ऑब्जेक्ट में एक साथ कण, यानी कि पदार्थ का जो छोटे से छोटा खंड होता है उसके बारे में, और तरंग के साथ साथ जैसे कि विक्षोभ या वेरिएशन के माध्यम से जो ऊर्जा को स्थानांतरित करना होता है, उनकी दोनों की विशेषताएं होती हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी क्या बताती है? जो आपके छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो, और तरंग जो कि वेरिएशन के माध्यम से ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। तो ये दोनों की विशेषताएं इसमें क्वांटम यांत्रिकी में होती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और सिमुलेशन में देखा जाए तो यह सूचना इंफॉर्मेशन की मूल इकाई के रूप में बाइनरी बिट्स की जगह क्यूबिट्स जो होती है, जो आमतौर पर एक उप परमाणविक कण का उपयोग करता है। स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्यता के क्षेत्र में देखा जाए तो क्वांटम फोटोनिक्स मेडिकल इमेजिंग निदान में प्रगति ला रहा है, तथा क्वांटम केमिस्ट्री नई टीकों और दवाओं के विकास में भी सहायता कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर विशाल मात्रा में डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है और जटिल गणनाएं तेजी से हल की जा सकती है। रूट प्लानिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसी जटिल समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करके लॉजिस्टिक एवं आपूर्ति श्रृंखला को इष्टतम भी किया जा सकता है। अब आता है कि क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में, कि क्वांटम कम्युनिकेशन के संदर्भ में देखा जाए तो क्वांटम कम्युनिकेशन जो होता है वह पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें शामिल होती है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसके तहत होता है आपका गुप्त रैंडम सीक्वेंस को ट्रांसमीटर करने के प्रोटॉन की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, जिसे कुंजी या की के रूप में भी जाना जाता है। यह बात है कि क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी के बारे में, ये जो मेट्रोलॉजी के संदर्भ में बात की जाए तो ये बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र आदि के मापन से संबंधित वर्तमान प्रौद्योगिकियों में अत्यधिक संवेदनशील सेंसर के रूप में फोटोन और इलेक्ट्रॉन जैसे एक कणों का उपयोग किया जाता है। क्वांटम मटेरियल एवं उपकरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए एक सुपर कंडक्टर, नवीन अर्धचालक संरचनाएं और टोपोलॉजिकल सामग्री जैसे क्वांटम मटेरियल का डिजाइन या संश्लेषण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये आपका आता है। अब आता है कि क्वांटम इंजीनियरिंग की सहायता से अधिक ऊर्जा और किफायती सौर सेल, कम उत्सर्जन करने वाले एलईडी प्रकाश स्रोतों में विकास की संभावना होती है। साथ ही यह दीर्घकालिक क्लाइमेट मॉडल की सटीकता में भी सुधार कर रही है। अब आता है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा कौन कौन सी पहल शुरू की गई है, या फिर कौन सी पहल कब से कार्यरत है। तो इनके संदर्भ में हम पहला देखेंगे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में, जो कि आपका 2023 में आया था। इस मिशन का जो उद्देश्य था कि क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना और तथा उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जीवंत व नवीन इकोसिस्टम का निर्माण करना भी होता है। क्वांटम सक्षम विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में, ये जो प्रौद्योगिकी होती है वह क्वांटम क्षमताओं को निर्मित करने के लिए एक शोध आधारित कार्यक्रम होता है। और नेक्स्ट आता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, जो कि जिसका उद्देश्य जो है वह कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना एवं नई वैज्ञानिक खोजों को सक्षम बनाना होता है। तो ये आपकी पहले है आपकी मुख्य मेजर तौर पर देखे जाए। अब इसके अन्य पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आती है जैसे कि क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का होना, फ्यूशियम के बारे में जो क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट होता है, प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद का क्वांटम फ्रंटियर मिशन का होना, और मध्य प्रदेश में महू स्थित से सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में समर्पित प्रयोगशालाओं और केंद्रों की स्थिति की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपकी प्रमुख पहले है।
अब आपको इसकी और अधिक जानकारी करना है तो आप ये जनवरी 2024 का ये जो आपका मैगज़ीन अपलोडेड है, तो वहाँ जाके आप देखेंगे जब उसका तीसरा जो 7.3 मतलब कि जो आपका 7वां लेक्चर इसका रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, तो उसमें और आपको डिटेल वहाँ पर आपको मिलेगी। तो वहाँ आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जनवरी 2024 की विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन है, तो वहाँ से आप ये लेक्चर और डिटेल में देख सकते हैं। है कि हम इसके संदर्भ में कि इसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं? चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए, तो इसमें पहली चुनौती तो आपकी आती है विनिमय को लेके, विनियमन को लेकर। विनिमय को लेकर देखा जाए, तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटेशन इंटरफेस के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की इसमें आवश्यकता होती है। विभिन्न क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्मों के बीच संगतता और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इन मानकों का विकास आवश्यक होता है। क्वांटम संबंधित बौद्धिक संपदा के लिए एक स्पष्ट स्वामित्व लाइसेंसिंग संबंधी फ्रेमवर्क की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट चुनौती इसके अंतर्गत आती है कि अवसंरचना की उपलब्धता का होना, जिसमें परिष्कृत प्रयोगशालाओं, विशेष उपकरणों और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं के लिए निर्माण तथा रखरखाव के लिए काफी अधिक संसाधनों और निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होती है। आकार बढ़ने की समस्या को इस संदर्भ में देखा जाए तो इसमें उच्च स्तर पर सुसंगतता और कम त्रुटि दर को बनाए रखते हुए क्वांटम कंप्यूटरों सैकड़ों या हजारों क्यूबिट तक बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठंडा वातावरण बनाए रखना और त्रुटि सुधार के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें क्वांटम कंप्यूटरों को ठंडे वातावरण को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि संवेदनशील क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स काम करते हैं। थर्मल नाइस और कंपन के बारे में देखा जाए तो जो क्यूबिट में निहित इंफॉर्मेशन को नष्ट कर सकते हैं, को समाप्त करने के लिए अधिकांश जो क्यूबिट्स होते हैं उनको परम शून्य के आसपास तक ठंडा करना होता है। और व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण के लिए देखा जाए तो यह विश्वसनीय त्रुटि सुधार की तकनीकों का विकास इसके अंतर्गत आवश्यक होता है। अब आती है इसकी अन्य चुनौतियों के बारे में। तो अन्य चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है कि क्वांटम कंप्यूटरों की शक्ति की प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलरों और ऑप्टिमाइजेशन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद लगभग 0.64% है, जो कि बहुत कम है। इसके अलावा भारत का निजी क्षेत्र उन्नत देशों की तुलना में अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश करता है, और इस संबंध में भारत का निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से 40% से भी कम का योगदान देता है, जबकि विकसित देशों में ये 70% से भी अधिक होता है। अब आते हैं आगे की राह। आगे की राह में देखा जाए यानी कि जो आपका फ्यूचर के लिए इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं इनके संदर्भ में देखा जाए, तो इसमें पहला आता है कि निजी निवेश को आकर्षित करना। कि जो क्वांटम अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु कर छूट, अनुदान एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी को लागू करना चाहिए। क्षेत्रीय अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना, जो कि पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम अनुसंधान अवसंरचना को विकसित करने के लिए संसाधन आवंटित करना, व्यापक भागीदारी और प्रतिभा वितरण को बढ़ावा देना चाहिए। एक समर्पित विनियामक निकाय की स्थापना के संदर्भ में देखा जाए तो यह क्वांटम प्रौद्योगिकियों एवं केंद्रीय विनियामक निकाय बनाना चाहिए, जो प्रासंगिक विनियमों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हो। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने के संदर्भ में बात की जाए तो यह शैक्षणिक अनुसंधान एवं व्यवसायीकरण के बीच के अंतराल को खत्म करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए, और इसे निजी कंपनियों के अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग करना संभव हो सकेगा। आईपीआर व्यवस्था के संदर्भ में बात की जाए तो यह व्यवस्था जो है वह क्वांटम संबंधित अनुसंधान तथा एक तरीके से यह बौद्धिक संपदा के स्वामित्व, लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पारदर्शी और कुशल फ्रेमवर्क की स्थापना करनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख आगे की राह आती है। अब आता है संबंधित सुर्खियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत पहली सुर्खी आती है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में। ये जो होता है वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा आईआईटी बॉम्बे के साथ एक साझेदारी के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह प्रोजेक्ट जो है वह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप होता है, और यह मिशन जो है इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे लागू किया जा रहा है, और इस मिशन का जो लक्ष्य है वह देश में वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र को अग्रणी बनाना है, और जो एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके काम करती है। अब आता है कि क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में भी जान लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है, जिसके संदर्भ में ये पहला भारत में इस इमेजर को विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, और इसे एनक्यूएम यानी कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 2023 में लॉन्च किया था।
और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से अर्धचालक चिप इमेजिंग के लिए एक एडवांस सेंसिंग टूलिंग है, जिसके तहत अर्धचालक चिप्स की विसंगतियों का पता लगाने के लिए डायमंड की संरचना में पाई जाने वाली विसंगतियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें नाइट्रोजन वाइड सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। यह चिप जो होती है वह फ्लेयर्स को कम करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करती है और इसके अलावा इसमें देश में सेमीकंडक्टर उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। माइक्रोचिप इमेजर द्वितीय क्वांटम क्रांति को संभव बनाएगा। इसमें द्वितीय क्वांटम क्रांति के संदर्भ में बात की जाए तो उदाहरण के तौर पर यह आता है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि इस क्षेत्र में प्रगति और सफलता के एक समकालीन दौर के संदर्भित करता है, जिसमें प्रथम क्वांटम जो क्रांति आई हुई थी आपकी 20वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ था, जो अभी प्रेजेंट में इसका अगला चरण माना जा रहा है। और क्वांटम क्रांति में क्वांटम यांत्रिकी और गुणों की खोज की गई है और इसने लेजर ट्रांजिस्टर आदि जैसे आविष्कारों को संभव बनाया है। अब सेमीकंडक्टर चिप के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक आवश्यक घटक होता है, जो संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य, सैन्य प्रणालियों आदि जैसे उद्योगों के में उपकरणों के ब्रेन के रूप में कार्य कर जाता है और इसे आमतौर पर शुद्ध तत्वों जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैल्यूमीनियम आर्सेनाइड जैसे यौगिकों में बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये सेमीकंडक्टर वर्क करता है और इसके ये प्रमुख एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में रहा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटर स्पेस गवर्नेंस के बारे में। आउटर स्पेस गवर्नेंस के संदर्भ में बात की जाए तो सुर्खियों में ये क्यों रहा है कि आर्मेनिया लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए नासा के आर्टेमिस रिकॉर्ड में 43वें हस्ताक्षरता राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। तो ये 43वें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में यह शामिल हो गया है। तो इसमें आएगा कि आपका जैसे कि प्रेजेंट में ये आपका रहा है, तो इसमें आएगा कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, ये आप इसकी स्थापना कब की गई, जब इसका संस्था मतलब कि इसकी स्थापना हुई तब इसके संस्थापक सदस्य देश कौन-कौन से थे और ये क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है। तो कोई भी टॉपिक आए तो इसके संदर्भ में ये आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि पहले नंबर तो इसकी स्थापना कब हुई, कब इसकी स्थापना में कितने सदस्य देश शामिल थे, प्रेजेंट में ये शामिल हुआ, भारत का इसमें क्या रोल है। तो इस तरीके के गाइस ये टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ये मुद्दा होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि आर्मेनिया को अभी हाल ही में 43वें हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो अब सबसे पहले तो जानते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। आर्टेमिस अकॉर्ड के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वय से की हुई थी। अमेरिकी किससे की हुई थी? नासा में अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वय से की गई थी। इसमें 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों में जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके इसमें सम्मिलित थे। और 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी और रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, द रेस्क्यू एंड रिटर्न एग्रीमेंट आदि इस अकॉर्ड के प्रमुख आधार रहे हैं। इसके उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों के नागरिक अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक सामान्य गैर बाध्यकारी सिद्धांत निर्धारित करना है और अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण, संधारणीय और पारदर्शी सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और भारत भी इस अकॉर्ड का एक हस्ताक्षर है। तो इसके संदर्भ में सामान्य जानकारी है। अब जाता है कि आर्टेमिस अकॉर्ड के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में देखा जाए। पहला सिद्धांत कहता है कि इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए की जाएगी। दूसरा आता है कि आर्टेमिस अकॉर्ड के भागीदार देश अपनी अंतरिक्ष नीतियों और योजनाओं को सार्वजनिक रूप से जारी करके पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। तीसरा आता है कि भागीदार देश रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन में शामिल होंगे और नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई करने से बचेंगे। चौथा आता है इसमें कि भागीदार देश मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानक का उपयोग करके नई मानक विकसित करेंगे और इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट आता है कि वैज्ञानिक डेटा को समय पर और मुक्त रूप से साझा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अंतरिक्ष संबंधी अन्वेषण और खोज से पूरी दुनिया को लाभ हो सके। और नेक्स्ट आता है कि ऐतिहासिक मूल्य वाली बाह्य अंतरिक्ष विरासत का संरक्षण करेंगे। तो इस तरीके से ये आर्टेमिस अकॉर्ड के प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। अब आता है कि मौजूदा आउटर स्पेस गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में देख लेते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है उस फ्रेमवर्क के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1958 में संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए द कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस की स्थापना की हुई थी। यह जो स्पेस है मतलब कि द कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसके कार्य को यूएनओओएसए
के द्वारा इसे यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ फॉर आउटर स्पेस अफेयर की इसकी स्थापना की हुई थी। यह जो है वह इसका इसमें समर्थन प्राप्त करता है, मतलब कि जो COPUOS है वह इस कार्य में UNOOSA का एक समर्थन प्राप्त करता है। और इसमें एक अंतरिक्ष संधियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहली अंतरिक्ष संधि आती है आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। यह जो संधि है वह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित संधि है। दूसरी आती है आपका रेस्क्यू एग्रीमेंट जो कि 1968 है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी तथा बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट की वापसी से संबंधित समझौता होता है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी लाइबिलिटी कन्वेंशन जो 1972 में, जिसमें अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट से होने वाले नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय लाइबिलिटी कन्वेंशन आता है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 के बारे में बात की जाए तो यह बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट के पंजीकरण पर कन्वेंशन है। मून एग्रीमेंट 1979 जो कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस संधि में देखा जाए तो भारत इन सभी 5 संधियों का एक हस्ताक्षर करता है, जिसके अंतर्गत भारत ने केवल 4 का ही अनुसमर्थन किया और भारत अब तक मून एग्रीमेंट का अनुसमर्थन नहीं किया हुआ है। अब आता है कि UNOOSA यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के बारे में जान लेते हैं। ये जो कि बाह्य अंतरिक्ष मामलों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है उसके बारे में, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसकी उत्पत्ति जो है 1958 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की एक भीतर एक छोटी विशेषज्ञ इकाई के रूप में इसको गठित किया गया था। ये अपने वर्तमान स्वरूप में 1993 में स्थापित हुआ है। इसकी सदस्यता में कुल 102 देश है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य देखा जाए तो यह बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अन्वेषण के साथ संधारणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रगति प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सदस्य देशों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका कार्य है कि यह अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी और विनियामकीय फ्रेमवर्क बनाने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सहायता करता है। साथ ही यह विकासात्मक गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विकासशील देशों की क्षमता को भी मजबूत करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह UNOOSA के बारे में आता है। अब आता है कि आउटर स्पेस गवर्नेंस की आखिर सुधार की आवश्यकता क्यों रही, इसके बारे में देख लेते हैं। कि जैसे कि अगर वो गवर्नेंस जिस तरीके से चल रहा था तो उसी तरीके से चलने देते, इसमें क्या जरूरत पड़ी कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें जैसे कि आता है आपका अंतरिक्ष मलबे के संदर्भ में। अंतरिक्ष मलबा जो है एक बड़ी समस्या है, जिसमें निम्न भूकक्षा में बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपित होने से और भी ये जटिल हो जाएगी। और ESA के द्वारा इसमें अनुमान के मुताबिक आउटर स्पेस में 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक की बड़ी 130 मिलियन अंतरिक्ष मलबे हैं। और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और उसे हटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान में कोई अंतरराष्ट्रीय तंत्र या निकाय नहीं है। अब आता है संसाधन गतिविधियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें अंतरिक्ष संसाधन अन्वेषण, दोहन, उपयोग पर कोई सहमत अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क या इसके भविष्य के कार्यान्वयन पर समन्वय के लिए कोई तंत्र नहीं। और आने वाले अंतरिक्ष अन्वेषण वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों का एक प्रमुख बिंदु रहेगा। अंतरिक्ष यातायात समन्वय के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थान मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं, परिभाषाओं, भाषाओं, अंतर संचालीय संचालनीयता के तरीकों के अलग अलग सेट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय यातायात का समन्वय करते हैं। समन्वय की यह जो कमी है वह सीमित स्पेस क्षमता रखने वाले देशों के लिए अंतराल को बढ़ाती है, जिससे उनके लिए तेजी से जटिल वातावरण में अपनी सीमित अंतरिक्ष संपत्तियों को संचालित करना कठिन हो जाता है। बाह्य अंतरिक्ष में संघर्ष की रोकथाम के संदर्भ में देखा जाए तो बाह्य अंतरिक्ष में संघर्ष सशस्त्र संघर्ष के किसी भी विस्तार को रोकने और बाह्य अंतरिक्ष के सशक्तिकरण को नियंत्रित करने के लिए एक पृथक मानक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, जिसमें एक बड़ी चुनौती कई स्पेस ऑब्जेक्ट को दोहरे उपयोग की प्रगति होती है। उपग्रह प्रक्षेपण की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पिछले दशक में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी से उपग्रह प्रक्षेपण की तेजी में वृद्धि हुई है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2020 तक उपग्रहों की संख्या हर साल औसतन 30% बढ़ रही थी। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि बाह्य अंतरिक्ष प्रशासन को बेहतर बनाने में भारत की क्या भूमिका है, इसके संदर्भ में बात किया जाए तो इसमें आता है कि मौजूदा फ्रेमवर्क को बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, जो कि भारत से एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय समझौते का भारत एक पक्षकार देश है, जिसमें भारत इन समझौतों को बेहतर तरीके से पालन करने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों के पालन करने के लिए अन्य विकासशील देशों की क्षमता के निर्माण में भी मदद करता है। इसमें स्पेस डोमेन अवेयरनेस सृजित करने के संदर्भ में देखा जाए तो भारत यह कार्य अंतरिक्ष क्षमताओं वाले
देशों के बीच विज्ञान और सहयोग को बढ़ावा देकर कर सकते हैं। इससे अंतरिक्ष में जिम्मेदारी और सुरक्षित गतिविधियां सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत उपग्रह प्रक्षेपण, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और संयुक्त अनुसंधान पहलों में साझेदारी के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य देशों में के साथ सहयोग कर रहा है, तो इसके अंतर्गत आता है। इसके डिटेल के लिए आप मई 2023 की मैगजीन का ये आर्टिकल देख सकते हैं, तो उसमें और जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आता है कि आपकी आगे की राय में देखा जाए तो आगे की राय में देखा जाए तो पहला आता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक वाली पॉलिसी ब्रीफ डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित कुछ सिफारिशें की है। पहली सिफारिश आती है आपकी शांति सुरक्षा के लिए नई संधि होना, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष में शांति सुरक्षा और हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि पर वार्ता करने और उसे निर्मित करने की सिफारिश की है। दूसरा आता है अंतरिक्ष मलबा हटाना, जिसमें अंतरिक्ष मलबा हटाने के लिए मानदंडों और सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें अंतरिक्ष मलबे को हटाने और कानूनी और वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी होता है। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के संदर्भ में देखा जाए तो अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता, स्पेस ऑब्जेक्ट मैन्यूवर्स, अन्य स्पेस ऑब्जेक्ट तथा घटनाओं के समन्वय के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए। अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के सतत अन्वेषण, दोहन और उपयोग के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। और इस फ्रेमवर्क में बाध्यकारी और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी पहलू शामिल किए जा सकते हैं, जो कि बाह्य अंतरिक्ष और 5 संयुक्त राष्ट्र संधियों पर आधारित होना चाहिए। और इसका समावेशन है जो है वह सदस्य देशों को इस बात पर विचार करना चाहिए जो कि बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित अंतर सरकारी प्रक्रियाओं के कार्य में वाणिज्यिक हितधारकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अन्य प्रारंभिक हितधारकों की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित बनाया जा सके, तो इसके अंतर्गत अब आता है ट्रांसफैट उन्मूलन के बारे में। तो ट्रांसफैट उन्मूलन के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 से 2013 की अवधि में वैश्विक ट्रांसफैट उन्मूलन की दिशा में हासिल करने वाली प्रगति पर 5th माइल रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो कि आपकी 2018 से 2023 की अवधि के मध्य की ये स्थिति है, जिसके संबंध में वैश्विक ट्रांसफैट उन्मूलन की प्रगति पर 5th माइल रिपोर्ट में जारी किया गया। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें पहला आता है कि इसमें कुल 53 देशों ने खाद्य पदार्थों में औद्योगिक ट्रांसफैट से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं और नीतियां मजबूत रही हैं। 2023 तक का ये डेटा है और विश्व की 46% आबादी के लिए खाद्य पदार्थों में व्यापक सुधार हुआ है और 2018 में यह केवल 6% थी। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति ट्रांसफैट को पूरी तरह से खत्म करने पर WHO का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अब जान लेते हैं ट्रांसफैट के बारे में, जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसके संदर्भ में देखें कि ट्रांसफैट आखिर होता क्या है। ट्रांसफैट या ट्रांस फैटी एसिड के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से आंशिक रूप से हाइड्रोजन से संतृप्त असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। इसमें सबसे खराब प्रकार का वसा या खराब या बैड फैट माना जाता है। और इसके प्रकार में देखा जाए तो अपने स्रोतों के आधार पर ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत देखा जाए तो इनमें रूमिनेंट ट्रांस फैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मांस और डेयरी उत्पादों में कम मात्रा में मौजूद होते हैं और इन्हें आमतौर पर हानिकारक नहीं माना जाता है। और कृत्रिम के संदर्भ में देखा जाए तो यह औद्योगिक माध्यमों के द्वारा उत्पादित ट्रांसफैट भी वसा कहा जाता है और इसका निर्माण औद्योगिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिस प्रक्रिया में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाया जाता है, जिससे तरल ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल बनता है। और औसतन पीएचओ ने ट्रांस वसा की सांद्रता 25 से 45% होती है, जो मुख्य रूप से इसका प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर उपयोग किया जाता है, जिसका कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि वसा या फैट्स के अलग अलग प्रकार के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि फैटी एसिड्स जो होता है वस्तुतः वर्षा के निर्माण के खंड होते हैं। और फैटी एसिड जो होता है वह कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें देखा जाए तो मानव शरीर के लिए आवश्यक फैटी एसिड को अनिवार्य फैटी एसिड भी कहा जाता है, जो केवल भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। लेकिन कुछ वसा जो होते हैं वह हानिकारक होते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न तरीके के वसा के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आता है जैसे असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा के संदर्भ में देखा जाए तो इन्हें गुड फैट वसा भी कहा जाता है, जो नट्स, एवोकाडो और कुछ प्रकार की सब्जियों से प्राप्त होते हैं। और यह असंतृप्त वसा की आणविक संरचना में अलग से होने के कारण यह अन्य वसा की तुलना में कम कैलोरी प्राप्त होती है। और यह असंतृप्त वसा की आणविक संरचना में हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए स्थान होता है। तो यह असंतृप्त वसा के संदर्भ में। संतृप्त वसा के संदर्भ में देखा जाए तो ये वसा जो होता है ज्यादातर पशु उत्पादों में पाए जाते हैं और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए
संतृप्त वसा का कम सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिसमें संतृप्त वसा की आणविक संरचना में हाइड्रोजन बंध बनाने वाला हर स्थान पहले से भरा होता है और यह वसा हाइड्रोजन से संतृप्त होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आप ट्रांसफैट के बारे में। ट्रांसफैट जो होता है, एक तरीके से ट्रांसफैट वास्तव में असंतृप्त या गुड़ वसा होता है। ट्रांसफैट के लिए असंतृप्त या गुड़ वसा को आंशिक रूप से हाइड्रोजन से संतृप्त किया जाता है, जिससे वसा की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और चिंताजनक बात यह है कि ये जो ट्रांसफैट होते हैं वे वेट कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं और इसके सेवन से बचने का सलाह भी दी जाती है। और ट्रांसफैट फैट की ये इसमें आणविक संरचना को बताया गया है। तो इस तरीके से ये असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा और ये आपका जो ट्रांसफैट है उसके बारे में जाना। अब आता है कि इसमें स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो इससे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत कम कोलेस्ट्रॉल मतलब कि वो जो कि बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और इससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर कम करता है। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल में धमनियों के भीतर जमा हो सकता है, जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाती है। इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन, अधिक वजन, मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कुछ प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। अब आता है कि ट्रांस वसा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम, जिसके संदर्भ में देखते हैं भारत के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं। भारत के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा एक पहल शुरू की गई है, जिसमें आता है कि ट्रांस फैट मुक्त लोगों, जो कि यह ट्रांस फैट मुक्त लोगों के संदर्भ में देखा जाए तो यह ट्रांस फैट मुक्त जो मुख्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक लेबलिंग है। हार्ट अटैक रिवाइंड के बारे में, जो कि आधुनिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए मास मीडिया अभियान है। ईट राइट मूवमेंट चलाया गया है। 2021 में तेल और वसा को टीएफए की अधिकतम मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तय की गई, जिसमें यह कदम खाद्य सुरक्षा मानक बिक्री और निषेध पर प्रतिबंध विनिमय 2011 में संशोधन के माध्यम से उठाया गया और यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संशोधित आहार संबंधी दिशा निर्देश भी देता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कोलेस्ट्रॉल के संचय के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का किस तरीके से संचय होता है, तो इसकी ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत दिखाई गई है। अब आता है रिप्लेस ट्रांसफैट के बारे में। रिप्लेस ट्रांसफैट के संदर्भ में देखा जाए तो रिप्लेस ट्रांसफैट जो है वह औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैटी एसिड्स का उपयोग बंद करने के लिए कार्यवाही की एक श्रृंखला है। तो रिप्लेस के फुल फॉर्म को जान लेते हैं। तो रिप्लेस के संदर्भ में आपका RE का मतलब जो होता है रिव्यू यानी कि समीक्षा करना। फिर आता है P यानी कि प्रमोट करना या बढ़ावा देना। L का मतलब होता है लेजिस्लेट यानी कि कानून। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। क्रिएट का मतलब जागरूकता और इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। तो रिप्लेस के संदर्भ में आता है। रिव्यू के संदर्भ में देखा जाए तो यह औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट की आहार स्रोतों और आवश्यक परिवर्तनों के लिए समीक्षा करना होता है। प्रमोट और बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें स्वास्थ्यकर वसा और तेलों के उपयोग को द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट के स्थापन को बढ़ावा देता है। लेजिस्लेट कानून के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को प्रतिबंधित करने के लिए कानून अथवा बेनामी की कार्यवाही करना होता है। एक्सेस या पहुंच के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें खाद्य आपूर्ति में ट्रांसफैट की मात्रा का मूल्यांकन और निगरानी और लोगों के बीच ट्रांसफैट के उपयोग की आदत का बदलाव करना है। क्रिएट या जागरूकता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें नीति निर्माताओं तथा उत्पाद को आपूर्तिकर्ताओं और लोगों के मध्य ट्रांसफैट के बीच जो नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करना है। और इन्फोर्स यानी कि लागू करने के संदर्भ में बात की जाए तो यह नीतियों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रिप्लेस की आपकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म के संदर्भ में इसकी जो जिस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है उसको दिया गया है, उसी से ये स्पष्ट हो रहा है कि इसके लिए क्यों लागू किया गया है। अब आता है वैश्विक स्तर पर इसके बारे में देख लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो WHO द्वारा रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क 2018 जारी किया गया। इस फ्रेमवर्क में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड्स को खाद्य आपूर्ति से तीव्र पूर्ण संधारणीय रूप से समाप्त करने हेतु विश्व के समस्त देशों को एक रोडमैप प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में उन देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित नीतियां बनाने का आह्वान करता है, जिसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जो 2025 के अंत तक कुल वैश्विक TFA बोझ में कम से कम 90% या प्रत्येक क्षेत्र के भीतर TFA बोझ में कम से कम 70% के लिए जिम्मेदारी होती है। नीतिगत प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसफैट उन्मूलन हेतु WHO वैलिडेशन प्रोग्राम भी चलाया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में, यानी कि FSSAI के बारे में।
इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी स्थापना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य जो था मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी भूमिका के संदर्भ में बात की जाए तो यह खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करता है और अलग अलग मानकों को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रणाली निर्धारित की जाती है। खाद्य संरक्षण प्रबंधन प्रणाली के उत्तरदायी प्रमाणन संस्थानों की मान्यता के लिए मैकेनिज्म और दिशा निर्देश तैयार करता है। प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश इसके अंतर्गत निर्धारित करना आदि इसकी मुख्य भूमिका एवं कार्य होते हैं। इसके अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं और सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती हैं। मुख्य पहलों के संदर्भ में आता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करना होता है। यह खाद्य सुरक्षा संरक्षा के अलग अलग मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए तैयार किया गया है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन इसकी ये मुख्य पहले होती हैं। अब आता है कि ट्रांसफैट के उन्मूलन के समक्ष चुनौतियों के बारे में। तो पहली आती है खाद्य उद्योग में उच्च मांग का होना। इसका व्यापक रूप से खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है और ये खाद्य उत्पादों को वांछनीय लेक्चर और स्वाद प्रदान करती है। और इसके अलावा ट्रांसफैट से संबंधित विकल्पों को तुलना में सस्ता होता है। नीतियों को खराब तरीके से लागू किए जाने के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कई देशों ने अभी तक ट्रांसफैट के उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को आधारित नई नीति नहीं अपनाई हो। और इसमें ट्रांसफैट के उपयोग को विनियमित करने की एक प्रमुख चुनौती जो है, जो कि अपंजीकृत कंपनियां विभिन्न तरीकों से इसका उपयोग करती है। उपभोक्ता संबंधी प्राथमिकताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रति बढ़ता रुझान सरकारों के साथ साथ स्वास्थ्य विनियामकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें रिपोर्ट में ट्रांसफैट के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित तरीके सुझाए गए। जैसे नीतियां फ्रेमवर्क के संदर्भ में देखा जाए तो सभी देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित नीतियां लागू करनी होगी और विशेष रूप से उन देशों में जिनमें ट्रांसफैट के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों को बोझ सबसे अधिक होता है। सभी देशों में निगरानी और परिवर्तन के लिए अपने तंत्र को मजबूत करना होगा। साथ ही नीतियों को इस प्रकार से संशोधित करना होगा जो WHO के वैलिडेशन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त हो सके। और उप क्षेत्रीय निकायों के लिए अनिवार्य ट्रांसफैट उन्मूलन नीतियां पारित करनी होती हैं। फिर आता है विनियमों का अनुपालन के संदर्भ में देखा जाए तो फैट या वसा और तेलों की उच्च मात्रा में खाद्य पदार्थ बनाने वाले विनिर्माताओं द्वारा स्वास्थ्यवर्धक वैकल्पिक वसा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विनियामकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। यह खाद्य पदार्थों में पीएचओ के स्थान पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एवं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से संपन्न तेलों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुसुम, मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली आदि होता है। जागरूकता और प्रेरणा के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें उपभोक्ताओं को ट्रांसफैट और उससे जुड़े खाद्य पदार्थों के नुकसान के बारे में शिक्षित करना होगा। साथ ही ऐसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए जो कि उपभोक्ताओं को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सिगरेट के पैकेट में इस्तेमाल की जाने वाली चेतावनियां और चित्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब अन्य संबंधी सुर्खियों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक तरीके से एक अध्ययन के तहत इसमें पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में मछली के तेल के नियमित सेवन से आम लोगों के एट्रियल फाइब्रिलेशन यानी कि अनियमित और अक्सर बहुत तेज हृदय गति और स्ट्रोक का जोखिम पैदा हो सकता है। मतलब कि ये अभी एक अध्ययन किया गया है जिसके अंतर्गत ये पता चला है कि इससे आपका अनियमित और अक्सर बहुत तेज जो हृदय की गति जो तेज होती है तो उसका एक इसमें इसका भी एक खतरा जोखिम पैदा होने सकता है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी बताई गई है जिसमें अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि मछली का तेल जो है वह उन लोगों में रोग को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है जो पहले से ही हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। मछली के तेल के दो महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जिनमें सापेंटोनोइक एसिड और डोकोक्सा हेक्सुनाइक एसिड कहा जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात की जाए तो ये जो देखा जाए तो ये पॉली अनसैचुरेटेड वसा होता है। पॉली अनसैचुरेटेड वसा क्या होता है इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये वे वसा होते हैं यानी कि वसा के ऐसे अणु होते हैं जिनके अणु एक से अधिक असंतृप्त कार्बन बंध होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है भाई, एक पॉली अनसैचुरेटेड वसा है और पॉली अनसैचुरेटेड वसा वो वसा होते हैं या वह वसा के ऐसे अणु होते हैं जिनके अणु एक से अधिक असंतृप्त कार्बन बंध होते हैं। अब आता है कि ईपीए और डीएचए के अलावा एक अन्य ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड पादपों से प्राप्त होता है। ये जो होता है वह भी एक आवश्यक वसा है। आवश्यक वसा के संदर्भ में देखा जाए तो ये वसा वे होते हैं जो मानव शरीर में
स्वयं बनाने के लिए असमर्थ होते हैं और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करना होता है। प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें नट्स और बीज जो कि जैसे कि नट्स और बीज में जैसे कि अलसी इसके प्रमुख स्रोत हुए। वनस्पति तेल में जैसे कि अलसी का तेल और सी फूड आदि इसका आता है। अब आता है लाभ के बारे में कि इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन में कमी आती है जो कि कई क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ी होती है। ब्लड ट्राइग्लिसराइड यानी कि एक प्रकार का वसा या लिपिड का स्तर काफी कम होता है। शरीर में अतिरिक्त कैलोरी और अल्कोहल और शुगर ट्राइग्लिसराइड में बदल जाते हैं। रक्तचाप कम करता है। दिल के दौरे का खतरा कम हो करता है और एरिथमिया को रोकता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के संदर्भ में ये आपकी एक जो डायग्राम है उसको बताया गया है। मतलब कि इसकी जो ये रासायनिक अभिक्रिया है उसको बताया गया है कि किस तरीके से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग या नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे में। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में जानने के पहले आपको बता दें कि चाड जो है वह दुनिया का 51वां देश ऐसा बन गया है जिसमें कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का उन्मूलन किया हुआ है। और चाड ने अपने यहाँ स्लीपिंग सिकनेस यानी कि गैम्ब्रियल अफ्रीकन ट्रिपिनोसोमियासिस का उन्मूलन भी कर दिया है। तो ये आपका चाड देश के संदर्भ में। चलिए जान लेते हैं कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग क्या होते हैं और ये जो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इस रिपोर्ट में क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए हैं और क्या इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। तो हाल ही में देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल इस रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस 2024 की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें आता है कि रिपोर्ट जो है वह डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों अंतर्राष्ट्रीय समझदारों को 2023 में रोड मैप फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के जो कि 2021 से 2030 के कार्यान्वयन की दिशा में हासिल की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में जो आता है कि रोड मैप फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के संकेतकों के मामले में हासिल की गई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 2030 तक एनटीडीएस के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले लोगों को प्रतिशत का 90% कम करना। 2022 में 1.62 बिलियन लोगों को एनटीडीज के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी थी जो कि 2010 की तुलना में 26% कम है। 2030 तक वेक्टर जनित एनटीडीज से संबंधित मौतों में 75% की कमी लाना। वेक्टर जनित रोगों से संबंधित मौतों की संख्या 2016 की तुलना में 2022 में 22% बढ़ गई। 2030 तक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम बुनियादी जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और एनटीडी एंडेमिक देशों में कुल मिलाकर 85.8% लोगों को जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, लेकिन केवल 63% लोगों को ही एनटीडी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब आता है कि भारत से संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो भारत में लगभग 40% लोगों को एनटीडीज के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जो कि विश्व में सर्वाधिक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को गिनी वर्म रोग जो कि 2000 में और यार्ज 2016 से इसे मुक्त घोषित किया हुआ है। अब आता है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग या एनटीडीज के बारे में। ये जो रोग है एक तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बीमारी होती होगी। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बीमारियों का एक समूह है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां बीमारियों का समूह जिसमें आपके रोग जनकों के कारण आते हैं, आपके वायरस से भी ये होती हैं, बैक्टीरिया से भी होती हैं, परजीवी से होती है, कवक से होती है और विषाक्त पदार्थों से भी होती है। तो इसके बहुत सारे मेजर रीजन है जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो इस बीमारियों के एक वंश के तरह ही इसका उपयोग किया गया है कि बीमारियों का एक समूह बनाया गया है जो कि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, जैसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कहा जाता है। ये जो होती है वह उपेक्षित इसलिए कहा गया है, जैसे कि ये उष्णकटिबंधीय रोग तो कहा गया लेकिन उपेक्षित क्यों कहा गया इसके पीछे रीजन जान लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग गायब है। मतलब कि जो वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा है उसके अंतर्गत ये गायब है और इसमें निवारण के लिए वैश्विक वित्त पोषण की भी कम है और इनकी सामाजिक कलन तथा घृणा की नजर से भी देखा जाता है। मतलब कि जो आपका वैश्विक स्वास्थ्य का एजेंडा जारी किया जाता है उसमें इन एजेंडे के अंतर्गत इन बीमारियों का कोई लेखा जोखा नहीं है, मतलब कि उसमें वो ऐड नहीं है। और इसको देखा जाए तो ये वित्त पोषण भी इनमें कम होता है और इस तरीके से ये सामाजिक कलंक और घृणा की नजर से देखा जाता है। इसमें जैसे कि एनटीडीज जो है वह ऐतिहासिक रूप से वैश्विक स्वास्थ्य नीति एजेंडे के
बहुत नीचे स्थान और लगभग अनुपस्थित रहा है। और इसे 2015 में सतत विकास लक्ष्यों, जो कि आपका सतत विकास लक्ष्य का 3.3 जो आता है, इसके साथ इसको मान्यता प्राप्त हुई है। और भारत ने विश्व स्तर पर 10 प्रमुख एनटीडीज के ग्रस्त लोगों को सर्वाधिक संख्या है। तो भारत में कौन-कौन से 10 है? इनको याद कर लेना है, जैसे कि आपका हुकवर्म, डेंगू, लसिका फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, कालाजार और रेबीज, एस्कारियासिस, आपका ट्राइक्यूरियासिस, ट्रैकोमा, सर्कोसिस, इसके प्रमुख भारत में विश्व स्तर पर जो 10 प्रमुख है एनटीडीज के ग्रस्त लोगों की जो सर्वाधिक संख्या उसके बारे में। अब आता है कि एनटीडीज को समाप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला तो आता है कि बड़ी आबादी पर प्रभाव होना। बड़ी आबादी पर प्रभाव किस तरीके से, कि जैसे कि अभी हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहा गया है कि एनटीडीज रोग जो है वह वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें 1.6 बिलियन को निवारक या उपचारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। और इससे गरीब देशों को अधिक प्रभावित होते हैं और इन रोगों से ग्रस्त 80% लोग जो हैं वह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि 2030 तक एनटीडीज को समाप्त करने से उत्पादकता में कमी को रोककर और स्वास्थ्य देखभाल की लागत में 342 अरब डॉलर से अधिक बचत होगी। और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की सूचक के संदर्भ में देखा जाए तो अक्सर लोग इसमें लोक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका निवारण 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाता है माना जाता है। लैंगिक समानता पर प्रभाव को देखा जाए तो इसके अंतर्गत एनटीडी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं जैसे कि गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, एनीमिया आदि के कारण महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता भी प्रभावित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि एक अनुमान के अकॉर्डिंग 56 मिलियन महिलाएं जो है वह फीमेल जेनेटिक सिस्टियोसोमियोसिस से प्रभावित है और इससे एचआईवी का खतरा भी बढ़ जाता है और अंगों को भी क्षति पहुंचती है। अब आता है कि एंटीडीज नियंत्रण से उच्च लाभ के बारे में जान लेते हैं कि जो 2017 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एंटीडीज को समाप्त करने के लिए एक निवारक कीमोथेरेपी उपचारों में $1 के निवेश को $25 के सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अब आता है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो रोग है इसके संदर्भ में कि इसके अलग अलग डिवाइडेशन है, तो इनके रोगों के संदर्भ में कौन कौन से रोग आते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला आता है हेलमिंथ एंटीडीज के बारे में। हेलमिंथ एंटीडीज जो है वह टिनी एसिस सिस्टी सर्कोसिस गिनी क्रीमी रूम इचिनोकाकोसिस खाद्य जनित ट्रेमेटोडाइसिस लिम्फेटिक थाइलेरियासिस सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस सिस्टोसोमियासिस और ऑन्कोसिरियासिस इसके प्रमुख है। हेलमिंथ एंटीडीज के ये प्रमुख रोग है। फिर आते हैं आपके प्रोटोजोआ एंटीडीज के बारे में। प्रोटोजोआ एंटीडीज के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें चागास लीशमनियासिस ह्यूमन अफ्रीकन ट्रेपिनियोसिस इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं आपके वायरल एंटीडी के अंतर्गत जैसे कि आपका रेबीज डेंगू चिकनगुनिया। और गैर संक्रामक रोगों या विकार में आता है आपका स्नेक बाइट एनबी नो मिंग आते हैं। तब की एंटीडी में आते हैं आपके माइसिटोमा क्रोमोब्लास्ट टोमी कोसिस और अन्य डीप माइकोसिस आते हैं। बैक्टीरिया एंटीडीज में आती है आपका बुरुली अल्सर कुष्ठ रोग ट्रैकोमा याप्स आता है। आता है एक्टोपेरासिस एंटीडीज में आता है आपका स्केबीज और अन्य एक्टोपेरासाइट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख आपके रोग है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो है वो एक तरीके से बीमारियों का समूह है जो आपके जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ हर चीज से ये रोग होते हैं। तो इस तरीके से ये रोगों के विभिन्न नाम है कि किस तरीके से कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, कौन से संक्रामक गैर संक्रामक के बारे में इन रोगों के बारे में तो जानकारी दी गई है। अब आता है कि एनटीडी से निपटने के लिए उठाए गए कदम के बारे में देख लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो कदम उठाए गए उसके संदर्भ में बात की जाए तो यह ग्लोबल एंटीडीज एनुअल रिपोर्ट फॉर्म जो कि 2023 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे शुरू किया गया था। यह जो है वह वैश्विक स्तर पर एनटीडी के कार्यक्रम में भाग लेने वाले देशों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मानक दस्तावेज है। ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स 2017 से 30 जो कि दुनिया भर में वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति प्रदान करता है, जिसके लिए क्षमता में वृद्धि, निगरानी में सुधार, बेहतर समन्वय और विभिन्न क्षेत्रों तथा बीमारियों के संदर्भ में एकीकृत कार्यवाही की जाती है। और अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें एनटीडीज किगाली डिक्लेरेशन 2022 और एनटीडी संरचनाओं और क्रॉस सेक्टोरल सहयोग को मजबूत करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो ये प्रमुख इसके पॉइंट उभर कर आते हैं, यानी कि जो कि वैश्विक स्तर पर इसको उठाए गए कदम। अब आता है कि एनटीडी से निपटने के लिए आने वाली चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहली तो आती है कि ज्ञान की कमी के कारण
एनटीडी के बेहतर निदान और उपचार टीकों के विकास में समस्या आती है। इन रोग क्योंकि आपका पहले ही बताया गया है कि ये आपके जो स्वास्थ्य का जो डेटा है उसमें इनको बीमारियों का उल्लेख नहीं है। तो इसके कारण ये उपेक्षित भी है। तो उपेक्षित है तो इस कारण से इनके जो नॉलेज की कमी होती है, उसके कारण से आपके निदान, उपचार और टीकों के विकास में भी समस्या पैदा होती है। और फिर आता है कि इन रोगों के प्रसार में अधिक निगरानी नहीं रखने और इनकी पहचान करने में तकनीकी क्षमताओं की कमी के कारण एनटीडी पूरी तरह से पहचान नहीं हो सक पाती है और इन रोगों में मामले में कम रिपोर्टिंग होती है और इस वजह से इन रोगों में निपटने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाने में समस्या आती है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मजबूत नहीं होने की वजह से एनटीडी से देखभाल सेवाओं को कोविड-19 महामारी से पूर्व स्तर में बहाल करने की समस्या आ रही है। एनटीडी देखभाल सेवाओं को नियमित रूप से फंड प्राप्त नहीं होने के कारण दवाइयों के वितरण को रोकना पड़ता है। इससे भविष्य के बीमारियों की मांग और आपूर्ति योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार बढ़ते तापमान और बढ़ते मौसम के पैटर्न की वजह से बैक्टीरियल बीमारियों के प्रसार के पैटर्न को बदलाव हो रहा है और जिस वजह से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। अब आता है इसमें भारत के संदर्भ में भी इसके निदान देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। जैसे कि अभी आपने इसमें विश्व के संदर्भ में इसके उठाए गए कदम देखे, अभी इसमें आपके भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत के संदर्भ में आता है कि यह राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आपका मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लस्का फाइलेरिया जैसे बैक्टीरिया जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इसे शुरू किया गया है। और अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह इंडोर रेजिडुअल स्प्रे जैसे बैक्टीरिया नियंत्रण उपाय केंद्र और राज्यों द्वारा कालाजार रोगियों की मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है आगे की राय। आगे की राय के संदर्भ में देखा जाए तो यह ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज 2024 में प्रस्तुत की गई सिफारिश के बारे में देख लेते हैं। पहली सिफारिश तो आती है कार्यक्रम संबंधी कार्यवाही में तेजी लाना, जो कि स्तंभ 1 के अंतर्गत जिसमें बीमारी होने की घटनाओं, व्यापकता, रूणता, विकलांगता और मृत्यु दर को कम करना चाहिए। क्रॉस कटिंग अप्रोच को तेज करना चाहिए, जिसके अंतर्गत जैसे कि हस्तक्षेपों को एकीकृत करने, सेवाओं को मुख्यधारा में लाकर और कार्यक्रमों पर समन्वित कार्यवाही करके परिचालन मॉडल और संस्कृति में बदलाव करने के संदर्भ में इसका स्तंभ तीसरा आता है, जिसमें 2030 तक के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंट्री ओनरशिप को बढ़ाते हुए हितधारकों को एक साथ लाना है। व्यापक एक वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में एनटीडी को एकीकृत करना, जिसके अंतर्गत अन्य वैश्विक कार्यक्रम जैसे कि स्वास्थ्य आपात स्थिति, क्रॉस कटिंग अप्रोच जैसे कि वन हेल्थ, उभरती वैश्विक प्राथमिकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन के साथ एनटीडीज के वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में शामिल करना चाहिए। क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत करने के संदर्भ में देखा जाए तो यह एनटीडी को प्रभावी ढंग से समाप्त करने में मदद करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज के सबसे अधिक मामले होते हैं और क्षेत्रीय सहयोग की सहायता से इस समस्या में प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। समग्र बहु क्षेत्रीय कार्यवाही के संदर्भ में देखा जाए तो एनटीडी को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और इसमें पशु चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, स्वस्थ जल और बेहतर स्वच्छता, टीकाकरण उपलब्धता को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा संबंधी उपाय, वेक्टर कंट्रोल और प्रभावी संचार रणनीतियां शामिल होती हैं। मानक संचालन संबंधी कमियों को समाप्त करने के संदर्भ में बात की जाए तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रोग्राम के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण में लगातार आवश्यक सुधार किए जाए और वित्त पोषण में वृद्धि करने के संदर्भ में देखा जाए तो यह देशों, संबंधित हितधारकों और निजी क्षेत्रों के मध्य जुड़ाव को मजबूत करते हुए आवश्यक धन की आपूर्ति के लिए एक संसाधन सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका टॉपिक था। अब आती है हमारी संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत हमारी पहली सुर्खी आती है नया क्रिस्पर या Cas9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। Cas9 के संदर्भ में देखा जाए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सेफ EXO कैस नाम से एक्सोसोम आधारित प्लेटफॉर्म को विकास किया। अब ये एक्सोसोम आधारित जो प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके से इसका विकसित किया गया है या फिर ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इस तरीके से एक्सोसोम जो है वह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली पुटिकाएं यानी कि जिसे बेशल्स भी कहा जाता है, इन बेशल्स के द्वारा आवश्यक बदलाव करके इनका इस्तेमाल इन विट्रो और इन विवो जीन एडिटिंग हेतु ड्रग डिलीवरी वाहक के रूप में किया जा सकता है। सेफ EXO कैस निर्धारित कोशिकाओं को क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग के घटकों के टारगेटिंग डिलीवरी को और बेहतर बनाएगा। तो मतलब कि जो Cas9 जो जीनोम एडिटिंग था, उसकी जो टारगेटिंग डिलीवरी है उसको और बेहतर बनाने के लिए सेफ EXO कैस की कोशिकाओं तक इसमें इसको और विकसित किया गया। अब आता है कि इससे प्रिसिजन मेडिसिन का विकास करने में मदद मिलेगी और कैंसर के उपचार में सुधार होगा।
प्रिसिजन मेडिसिन अब क्या होता है कि जो प्रिसिजन मेडिसिन के विकास में मदद मिलेगी। तो प्रिसिजन मेडिसिन जो है वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार इसके लिए चिकित्सा उपचार को तैयार किया जाता है। तब प्रत्येक व्यक्ति के जीन, एनवायरमेंट और जीवन शैली को ध्यान में रखकर रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए एक अधिक सटीक और प्रभावी रणनीति बनाना संभव हो सकता है। चलिए तो अब जान लेते हैं क्रिस्पर Cas9 के बारे में, जिसके अंतर्गत ये आपके और बेहतर टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। तो क्रिस्पर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिस्पर Cas9 जो है एक तरीके से क्लस्टर रेगुलरली इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स एसोसिएटेड प्रोटीन 9 का संक्षिप्त रूप है। यह जो है भाई एक तरीके से जीन एडिटिंग टेक्निक का प्रकार है, जिसका उपयोग डीएनए अनुक्रमण में निर्धारित स्थानों का आनुवांशिक कोड या डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बदलने के लिए किया जाता है। अब आता है इसके अंतर्गत इसकी कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। इसकी कार्यप्रणाली जो है वह डीएनए स्ट्रैंड और पर कट और पेस्ट मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, जिसके तहत पहले से जिस आनुवांशिक कोड को बदलना और उसको निर्धारित किया जाता है। Cas9 प्रोटीन का जो उपयोग है वह आणविक कैंची के एक युग्म के रूप में डीएनए स्टैंडर्ड से निर्धारित भाग या खंड को काटने के लिए किया जाता है, जिसमें जीनोम में आवश्यक बदलाव करना आसान हो जाता है। अब आता है कि क्रिस्पर के उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो पहला तो उपयोग आता है इसके अंतर्गत कि मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग के लिए। दूसरा आता है कि फसलों के आनुवांशिक रूप को बदलकर प्रतिकूल दशाओं को सहने की उनकी क्षमता को बेहतर बनाने में। स्किल सेल रोग जैसी बीमारियों के इलाज करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्रिस्पर या फिर Cas9 के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में डीप फेक स्टार्टअप के बारे में। भारत में डीप फेक स्टार्टअप के संदर्भ में बात की जाए तो नेस्कॉम ने इंडिया डीप फेक डॉन प्रोजेक्ट अहेड रिपोर्ट जारी की हुई है। यह रिपोर्ट जो है वह डीप फेक स्टार्टअप को अन्य स्टार्टअप की अलग करने के पहलुओं पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें पहला आता है कि भारत डीप फेक स्टार्टअप की संख्या के मामले में विश्व के तीसरे स्थान पर हो, जिसके बावजूद भारत विश्व के शीर्ष 9 डीप फेक इकोसिस्टम के छठे स्थान पर आता है। भारत वर्तमान में 3600 से अधिक डीप फेक स्टार्टअप है और भारतीय डीप फेक स्टार्टअप ने पिछले 5 वर्षों में कुल $10 बिलियन जुटाए हुए हैं। हालांकि 2022 की तुलना में 2023 में फंडिंग जुटाने में 77% की कमी दर्ज की गई है। अब आता है कि डीप फेक स्टार्टअप के बारे में। डीप फेक स्टार्टअप जो है वह जटिल समस्याओं के समाधान के लिए नई तरीके पेश करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जैसे एडवांस तकनीकों का उपयोग करके एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये बाजार में एक नए इनोवेटिव उत्पाद या समाधान लेकर आते हैं। और डीप फेक स्टार्टअप्स के कुछ उदाहरण जैसे कि अग्निकुल, गैलेक्सी आई और सर्वम एआई आदि इसका शामिल होता है। डीप फेक स्टार्टअप के विकास में काफी समय और धन का व्यय भी होता है और डीप फेक स्टार्टअप के लिए संभावित क्षेत्र आते हैं, जिसमें मदद में स्वास्थ्य सेवा जो कि एआई संचालित या डायग्नोस्टिक और सटीक चिकित्सा होती है, कृषि जो कि एग्रीबोट्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अब आता है अपनाई गई पहलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली पहल आती है राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति 2023 का ड्राफ्ट। दूसरी आती है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर जो 2.0 है। फिर आता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और नेक्स्ट आता है इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट आता है प्रमुख चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि व्यवसायीकरण पर पहले के चरण के दौरान आवश्यक अवसंरचना की कमी देखने को मिलती है। व्यवसायिक संरचना और संचालन और बाजार की गतिशीलता की समझ का अभाव रहता है। बेहतर और प्रतिभाशाली श्रम बल को आकर्षित करने के लिए बड़ी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं जैसे कि डीप फेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के बारे में। पहला तो आता है कि डीप फेक स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटलिस्टिक के साथ को इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सरकार द्वारा समर्थित उपायों को लागू करना चाहिए। उद्यमों को डीप फेक स्टार्टअप से जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करना, डीप फेक पर केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना, प्रोटोटाइप और परीक्षण के लिए बिनामी के सैंडबॉक्स तक पहुंच या अनुदान प्रदान करना और व्यवसायीकरण के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारी जो सुर्खियां है अल्फा फोल्ड 3 के बारे में। अल्फा फोल्ड 3 जो है वह गूगल डेप माइंड और आईशोमॉर्फिक लैब्स में अल्फा फोल्ड नामक एक नया एआई मॉडल विकसित किया है। तो एआई मॉडल विकसित करने के संदर्भ में तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है कि ये आपका अल्फा फोल्ड 3 क्या है। तो अल्फा फोल्ड 3 आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है कि गूगल डीप माइंड या आइसोमॉर्फिक लैब्स में अल्फा फोल्ड 3 नामक एक एआई मॉडल विकसित किया गया है। यह मॉडल है जिसके संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिगेंड्स आदि की संरचना और उनके मध्य परस्पर क्रिया को प्रिडिक्ट कर सकता है। अल्फा फोल्ड 3 के बारे में जाना जाए तो यह काफी सटीकता और तेज गति के साथ जीवन से संबंधित सभी अणुओं, संरचना और
उनके मध्य परस्पर क्रियाओं को प्रिडिक्ट या उनका पूर्वानुमान लगा सकता है। और यह इनपुट्स के रूप में अणुओं, प्रोटीन, डीएनए आदि के आधार पर उनकी संयुक्त 3D संरचना क्रिएट करता है तथा यह बताता है कि वे सभी एक साथ कैसे व्यवस्थित रूप से मौजूद हों। यह कोशिकाओं को सुगम कार्यप्रणाली को रेगुलेट करने वाले अणुओं के केमिकल मॉडिफिकेशन का मॉडल बना सकता है और इसके साथ ही यह कोशिकाओं की सुगम कार्यप्रणाली बाधित होने से भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये अल्फाफोल्ड 3 के बारे में आता है। अब नेक्स्ट आता है कि खाद्य संरक्षण के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के बारे में कि एफएओ के अनुसार खाद्य संरक्षण या फूड सेफ्टी के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों का महत्वपूर्ण उपकरण है। जैसे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बेना में खाद्य संरक्षण और नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। यह संगोष्ठी जो है वह खाद्य संरक्षण में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका को रेखांकित करती है और इसका आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संयुक्त रूप से किया हुआ है। परमाणु प्रौद्योगिकियों में भूखमरी से निपटने, कुपोषण को कम करने, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ाने आदि के लिए समाधान प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत ये प्रौद्योगिकियां वन हेल्थ अप्रोच को भी पूरा करती हैं। वन हेल्थ अप्रोच मतलब कि इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संधारणीय तरीके से संतुलित और अनुकूलित करना होता है। अब आता है महत्वपूर्ण पहले, जिसके अंतर्गत भारत की प्रमुख पहलों को देखा जाए तो भारत के संदर्भ में पहले आई है कि एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक एवं छठा संशोधन विनिमय 2016 जारी किया है। इस कदम का जो उद्देश्य रहा है कि देश में खाद्य वितरण विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के अनुरूप बनाना है। फिर आता है कि कम क्षमता वाले विकिरण उपचार, जिसमें लासल गांव यानी जो कि नासिक में स्थित है, में कृषक केंद्र स्थापना की गई और उच्च विकिरण क्षमता के उपचार के लिए नवी मुंबई में विकिरण प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना या संयंत्र की स्थापना की गई। वैश्विक स्तर पर पहले देखी जाए तो खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त ने एफएओ ने आईएईए की परमाणु तकनीक शोध स्थापित किए हैं और एटम्स फॉर फूड के अंतर्गत देखा जाए तो इसकी शुरुआत एफएओ और आईएईए ने की हुई है। अब आता है कि खाद्य प्रणाली में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे कि पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट तेजी से बीमारियों का पता लगाएगा और इस टेस्ट के अंतर्गत आणविक परमाणु एक तकनीक होती है। मृदा और जल प्रबंधन के संदर्भ में देखा जाए तो यह वैज्ञानिक परमाणु घटनाओं के बाद शेष बचे रेडियोधर्मी न्यूक्लियाइड का अध्ययन करके मृदा स्वास्थ्य अपर्दन की दर का पता लगा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, इसके अंतर्गत देखा जाए तो दक्ष परियोजना के बारे में। दक्ष परियोजना जो है वह आईआईटी बॉम्बे दक्ष परियोजना की टीम का नेतृत्व कर रहा है। दक्ष परियोजना जो है उसमें शामिल अन्य सहयोगी संस्थान आते हैं जैसे कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। गामा रे का पता लगाने वाले अन्य मिशन को देखा जाए तो इसमें आता है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो है वह भारत का मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसका उद्देश्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और फाइबर स्पेक्ट्रल बैंड में अंतरिक्ष में ऊर्जा के स्रोतों का पता अध्ययन करना है। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, जो कि यह टेलीस्कोप व्यापक एनर्जी रेंज में गामा रे के स्रोतों पर नजर रखता है। नासा की स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी जो कि यह गामा रे विस्फोटकों का अध्ययन करती है। अब जान लेते हैं दक्ष परियोजना के बारे में। दक्ष परियोजना जो है वह एक तरीके से महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हाई एनर्जी वाले 2 स्पेस टेलीस्कोप बनाने की योजना है, जिसके अंतर्गत ये टेलीस्कोप खगोलीय विस्फोटक घटनाओं के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आता है, अब इसके उद्देश्यों के संदर्भ में बात की जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोतों से हाई एनर्जी समकक्षों में स्रोतों का पता लगाते हैं, जिनकी अवस्थिति निर्धारित करना और विशेषताएं बताना है। गामा रेवर्ट्स को आंशिक संकेतक का भी पता लगाना और उनका अध्ययन करना। और गामा रेवर्ट्स वास्तव में अंतरिक्ष में प्रकाश के क्षणिक विस्फोट या प्रकाश के सबसे ऊर्जावान रूप होते हैं। दक्ष परियोजना के इंपोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें 2 टेलीस्कोप को पृथ्वी की विपरीत दिशाओं में स्थित कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, जिसमें मौजूदा मिशनों की तुलना बेहतर तरीके से विस्फोटक घटनाओं को दर्ज कर सकेगा। ये न्यूट्रॉन तारों के विलय या अन्य कारणों से होने वाले गुरुत्वाकर्षण के तरंगों को प्रबल उत्सर्जन के स्रोतों का पता लगाएगा। और ये न्यूट्रॉन तारे के संदर्भ में बात की जाए तो ये न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। फिर आता है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या मास विंडो पहली बार इसमें पुष्टि की गई है। और ये जो ब्लैक होल्स यानी कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जो हैं वो एक तरीके से ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद पहले सेकंड में बने थे, तो इसमें पहली बार इसकी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट आता है कि तृष्णा इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन के बारे में। तृष्णा मिशन के बारे में देखा जाए तो यह मिशन की पहले नंबर तो फुल फॉर्म को जान लेते हैं कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। यह मिशन जो है वह इसरो और सीएनईएस फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग आधारित पहल होती है, जिसका लक्ष्य क्षेत्रीय से लेकर वैश्विक स्तर पर भू सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है।
कृष्णा मिशन के बारे में बात की जाए तो इसका उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य है, जैसे कि स्थलीय जल संकट और जल उपयोग की मात्रा का पता लगाने के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा व जल बजट की निगरानी करना है, जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का हाई रेजोल्यूशन आधारित पर्यवेक्षण प्रदान करना होता है। अब आता है कि इस मिशन के अंतर्गत इसके दो पेलोड्स प्राथमिक पेलोड है। पहला तो आता है थर्मल इंफ्रारेड पेलोड, दूसरा आता है विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड। पहला पेलोड जो आता है थर्मल इंफ्रारेड पेलोड जो कि सीएनईएस प्रदान करेगा, इसमें 4 चैनल वाले लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर्स लगे होंगे। विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड जिसका निर्माण शुरू करता है, जो कि 7 स्पेक्ट्रल बैंड से युक्त होगा। इससे पृथ्वी के परिवर्तन की विस्तृत मैपिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस मिशन को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह मिशन जो है वह 5 साल तक सेवा प्रदान करता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो ये तरीके से एक ध्रुवीय कक्षा होती है जिसमें उपग्रह ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करते हुए सूर्य की समकालिक अवस्था में होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उपग्रह हर दिन एक नियत समय पर एक निश्चित जगह से गुजरेगा। इस मिशन के इंपोर्टेंस के बारे में देखा जाए तो यह सूखा, परमाफ्रॉस्ट में परिवर्तन, बाष्प उत्सर्जन दर जैसी जलवायु निगरानी में मदद करेगा और यह विस्तृत अर्बन हीट आइसलैंड मानचित्र और हीट अलर्ट से युक्त बेहतर शहरी नियोजन में मदद करेगा। इसके अंतर्गत अब आता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के बारे में, जिसमें पहला तो आता है कि भारत और फ्रांस के सहयोग के बारे में। भारत और फ्रांस के सहयोग में देखा जाए तो यह सामरिक अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन, रक्षा अंतरिक्ष सहयोग पर आश्रय पत्र का हस्ताक्षर, अंतरिक्ष क्षेत्र पर सूचना का आदान प्रदान और रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों उद्योग एक सहयोग आदि देना। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग के अंदर में देखा जाए तो द्विपक्षीय स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस अरेंजमेंट 2022, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन आदि शामिल है। अन्य देशों के साथ सहयोग को देखा जाए तो इसमें भारत और जापान के बीच लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन और भारत के 6 पड़ोसियों के बीच संचार को बढ़ावा देने और आपदा कार्यवाही में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह का प्रक्षेपण आदि आता है। अब आता है अर्थ केयर मिशन के बारे में। अर्थ केयर मिशन के संदर्भ में देखी जाए तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जीएक्सए के बीच संयुक्त वेंचर जारी किया गया है। इसका उद्देश्य जो होता है इसके अंतर्गत बादलों, एरोसोल विकिरण कि वे जटिल परस्पर प्रतिक्रिया का समग्र विवरण प्रदान करना है। साथ ही इसमें जलवायु संकट के दौरान पृथ्वी के विकिरण संतुलन में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। पृथ्वी का विकिरण संतुलन के संदर्भ में बात की जाए तो यही एक तरीके का ऐसा संतुलन होता है जो पृथ्वी पर आने वाले और अंतरिक्ष में वापस जाने वाले विकिरणों के घटकों का एक लेखा जोखा रखता है। किस कक्षा में स्थापित होगा? एक सूर्य तुल्यकालिक होगा। इसके अर्थ केयर में कुछ उपकरण है जैसे कि एटमॉस्फेरिक लिडार, क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर और ब्रॉडबैंड रेडिएटर इसके अंतर्गत आता है। अब आता है बादलों, एरोसोल और पृथ्वी के विकिरण संतुलन के बीच संबंध के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है आपका बादल। बादल के अंतर्गत देखा जाए तो एरोसोल के साथ मिलकर बादल पृथ्वी के हीट बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की सतह को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। और पृथ्वी पर बादलों द्वारा उष्णता या शीतलता का प्रभाव की सीमा बादलों के आकार, उनकी अवस्थिति, ऊंचाई और उनके जल की मात्रा और कणों के आकार पर निर्भर होते हैं। एरोसोल के संदर्भ में देखा जाए तो ये धूल या प्रदूषक जैसे छोटे कण होते हैं जो वायुमंडल में निलंबित अवस्था में रहते हैं और सीधे तौर पर ये सौर विकिरण को परावर्तित और अवशोषित करते हैं तथा पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होने वाले विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे बादलों के निर्माण में केंद्रक के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही जिसका जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण, कृषि और मानव जनित गतिविधियां वायुमंडलीय एरोसोल सांद्रता में व्यापक बदलाव कर देती हैं, जिससे क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बियोटिक सिस्टम के बारे में। सिम्बियोटिक सिस्टम के संदर्भ में बात की जाए तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा में सिम्बियोटिक सिस्टम HM सेजिटा का परीक्षण किया हुआ है। सिम्बियोटिक सिस्टम के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक तरीके से बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, जो कि श्वेत वामन तारा और एक लाल दानव तारा शामिल होते हैं और जब किसी तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह एक श्वेत वामन तारा होता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत जो लाल दानव तारे जो होते हैं वह एक तरीके से वो तारे होते हैं जिनका तारकीय विकास के लिए अंतिम चरण में एक मरता हुआ तारा है। सिम्बियोटिक सिस्टम में देखा जाए तो यह ठंडे लाल दानव तारे से पदार्थ तारकीय पवन के माध्यम से गर्म सघन बावन तारे की ओर प्रवाहित होते हैं। अब आता है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 के संशोधन के बारे में कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 77वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 में महत्वपूर्ण संशोधन का अपनाया गया, जिसमें हाल ही में 2021 में घटित अंतर सरकारी वार्ता निकाय में कार्यकाल को विस्तार किया गया ताकि सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सके और इस निकाय को 1 वर्ष के भीतर महामारी समझौते के विचार विमर्श का कार्य पूरा करना होता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के बारे में देखा जाए तो यह 1951 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियम की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय को लागू करती है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क होता है। यह देश के बीच सीमाओं से परे लोक स्वास्थ्य घटनाक्रमों और आपात स्थितियों के प्रभावी रूप से निपटने में देश के अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट करता है। इसमें डब्ल्यूएचओ के सभी 194 सदस्य देश तथा लिechtenstein और द होली सी इसमें शामिल है। संशोधन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें विगत वर्षों में एबोला वायरस से लेकर कोविड-19 जैसी महामारियों से प्राप्त अनुभवों के कारण दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई है। प्रमुख संशोधनों पर नजर रखी जाए तो इसके अंतर्गत आता है कि इसमें महामारी आपातकाल के संदर्भ में एक ऐसे संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया गया था जो कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित है और जिसका जोखिम बहुत अधिक है और साथ ही इसका संक्रामक हो गया है या हो सकता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया करने में उस पर अप्रभावी हो गई है या हो सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने पहला निवेश राउंड शुरू किया है उसके बारे में कि पहले निवेश राउंड की शुरुआत 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में की गई है। विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णय के लिए वाली संस्था है जो कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की जो थीम रही है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल रहा। हेल्थ फॉर ऑल एक अवधारणा के रूप में देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ के अल्मा अता घोषणा पत्र जो कि 1978 में इसे विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। निवेश राउंड के उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो इसमें अगले 4 वर्षों में 2015 से 28 के लिए डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यों हेतु संसाधन जुटाना है और इसके अंतर्गत इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि इसमें कौन-कौन से इसकी उपलब्धता को सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य या सेहतमंदी को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत बढ़ते स्वास्थ्य संबंधी खतरे के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपाय करना, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यक क्षमताओं की मजबूत करना है। स्वास्थ्य की रक्षा करने के संदर्भ में देखा जाए तो यह सभी प्रकार के खतरों से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रोकना, कम करना और निपटने के लिए तैयार करना। परफॉर्म हेल्थ के बारे में देखा जाए तो एक मजबूत, दक्ष और प्रभावी डब्ल्यूएचओ। पावर हेल्थ के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पावर ग्लोबल हेल्थ के प्रभाव को निर्देशित करने के लिए विज्ञान और डेटा होता है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके तहत देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों से निपटने के लिए देशों की मदद के लिए $7 बिलियन की राशि जुटाई गई है। डब्ल्यूएचओ के वित्त पोषण के स्रोत के बारे में देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ के 2 वित्त पोषण के स्रोत है। पहला तो आता है मूल्यांकित अंशदान, जिसके अंतर्गत सदस्य होने के नाते देशों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंशदान होता है, जिसमें सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद का 1% होता है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहमति दी जाती है और हर 2 साल में मंजूरी होती है। दूसरा आता है आपका स्वैच्छिक योगदान, जिसके अंतर्गत ऐसे योगदान सदस्य या अन्य भागीदारों प्राप्त होते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के संपूर्ण वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत होते हैं और इसे कोर स्वैच्छिक योगदान, निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान आदि में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरीके से ये आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में। यह जो अलायंस है भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ ने कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी से प्राप्त अनुभव से सीखते हुए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की शुरुआत की है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की प्रथम बैठक में इसके गठन की घोषणा की गई। चलिए तो इस अलायंस के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि यह अलायंस जो है वह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भरोसेमंद, सतत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेगा। इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि यह आवश्यक कच्चे माल और सामग्री के उत्पादन पर कुछ ही देशों का वर्चस्व है, जिसमें सदस्य देशों के बीच जैव फार्मा नीतियों, विनियमों और अनुसंधान तथा विकास सहायता उपायों को समन्वय स्थापित करेगा। अब नेक्स्ट आता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जिसे आरडीएनए या एन्कोडेड के द्वारा संशोधित या हेरफेर किए गए प्रोटीन होते हैं, जिनका उपयोग जो होता है वह प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाने, जीन अनुक्रमों को संशोधित करने और उपयोगी वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वह कृत्रिम रूप से बनाया गया एक डीएनए स्ट्रेट होता है और यह दो से अधिक डीएनए के अणुओं का संयोजन से बनता है। आरडीएनए एक का उपयोग अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को संयोजित करने या जोड़ने या स्थानांतरित करने या नए कार्यों को जीन्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के संदर्भ में बात की जाए तो यह इसका उत्पादन व्यापक तौर पैमाने पर होता है और जो बड़े बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया, वायरस, स्तनधारी जीवों की संशोधित कोशिकाओं को विकसित करके किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में शामिल है आपके वैक्सीन एंटीजन, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है कि इसके कारण शोधकर्ताओं ने आपका एक वैकल्पिक सुरक्षित उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है और यह प्रक्रिया मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक एक सामान्य खाद्य योजक पर निर्भर होती है।
एस्चेरिया किया कोलाई या ई कोलाई की आनुवंशिक लक्षणों के बारे में अच्छी तरह से पता होने और उनके तेजी से विकास करने और उच्च उत्पादन करने जैसे गुणों के कारण रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए पसंदीदा सूक्ष्मजीवों में से एक होता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है बायोथेराप्यूटिक्स का उत्पादन, जो कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आदि होता है। दूसरा आता है वेक्टर टीकों का विकास, जो कि पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है, जिसमें जीवित रोगजनक नहीं होते। कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो ये आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास, पशु आहार पोषण में वृद्धि आदि के लिए है। पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह जैवोपचार की प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में पर्यावरण में प्रदूषकों को विखंडित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी सुर्खी आती है जंपिंग जीन्स के बारे में। जंपिंग जीन्स जो है वह केरल की एक नई पादप प्रजाति स्टेलेरिया या मैकिन्टोकिया का नाम बारबरा मैकिन्टोस के नाम पर रखा गया है। यह जो है वह एक तरीके से जंपिंग जीन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। जंपिंग जीन के बारे में देखा जाए तो जंपिंग जीन जो है वह ट्रांसपोजल तत्व यानी कि डीएनए के अनुक्रम होते हैं जो जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या कूद सकते हैं और आसपास में जीन सक्रिय और निष्क्रिय हो जाते हैं। ये स्वयं में प्रतिकृति बना सकते हैं और इन नए स्थानों की प्रतिक्रिया को समाविष्ट कर सकते हैं। इनकी गतिविधि जो है आनुवांशिक उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है और जीनोम विकास में योगदान कर सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखा जाए तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका टॉपिक फिनिश होता है। इसके साथ ही देखा जाए तो अब आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक तो देखा जाए तो आपके 4-5 टॉपिक है, लेकिन आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें आपका संस्कृति भी होगा, नीति शास्त्र भी होगा, सुर्खियों में रहे स्थल और जो व्यक्तित्व है उन सभी को आपका एक ही टॉपिक में कंप्लीट किया जाएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हो और आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।